प्यारे बच्चों, सुधी हिंदी क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम सामान्य हिंदी कक्षा 12 2022 का प्रश्न पत्र संकेतांक जिसका है 302 ब्रैकेट में डीपी का हल प्रश्न पत्र लेकर आया हूं। यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें और अपने दोस्तों को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें। खंड का पहला प्रश्न, डिप्टी कलेक्टरी के लेखक हैं। ए वासुदेव शरण अग्रवाल, बी अमरकांत, सी प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी, डी डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी। इसका सही उत्तर है बी अमरकांत। खा है भारत की एकता के रचनाकार हैं। ए डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, बी फणीश्वर नाथ रेणु, सी रामधारी सिंह दिनकर, डी वासुदेव शरण अग्रवाल। सही उत्तर है डी वासुदेव शरण अग्रवाल। गा निम्नलिखित में से हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है। ए कल्पवृक्ष, बी पूर्वादय, सी कल्पलता, डी और अंत में। सही उत्तर है सी कल्पलता। घा है निम्नलिखित में से प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी की रचना नहीं है। ए मेरे विचार, बी साहित्य और समाज, सी लैंग्वेज प्रॉब्लम इन इंडिया, डी धरती के फूल। सही उत्तर है डी धरती के फूल। अंगा आरोहण प्रमुख स्वामी जी के साथ मेरा आध्यात्मिक सफर, इस पुस्तक के लेखक हैं। ए वासुदेव शरण अग्रवाल, बी डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, सी जिनेंद्र कुमार, डी अज्ञेय। सही उत्तर है बी डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। प्रश्न संख्या 2, निम्नलिखित में से अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोध द्वारा लिखित महाकाव्यात्मक रचना है। खंड का रुक्मणी परिचय, बी रसकलश, सी वैदेही वनवास, डी अधखिला फूल। सही उत्तर है सी वैदेही वनवास। खा है निम्नलिखित में से मैथिली शरण गुप्त की रचना है। सिद्धांत, बी कानन कुसुम, सी उत्तरा, डी दीपशिखा। सही उत्तर है ए सिद्धांत। गा अज्ञेय जी को निम्नलिखित में से किस काव्य कृति पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। ए इंद्रधनुष रौंदे हुए थे, बी हरी घास पर क्षण भर, सी आंगन के पार द्वार, और डी कितनी नाव में कितनी बार। सही उत्तर है डी कितनी नाव में कितनी बार। घा है निम्नलिखित में से दिनकर की रचना है। ए सीला पंख चमकीले, बी परशुराम की प्रतीक्षा, और सी अंधा युग, डी अनामिका। सही उत्तर है बी परशुराम की प्रतीक्षा। अंगखंड है हिमालय निम्नलिखित में किसकी काव्य कृति है। ए सुमित्रानंद पंत, बी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सी महादेवी वर्मा, और डी जयशंकर प्रसाद। सही उत्तर है सी महादेवी वर्मा। प्रश्न संख्या 3 है, दिए गए गद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। साहित्य, कला, नृत्य, गीत, आमोद प्रमोद अनेक रूपों में राष्ट्रीय जन अपने अपने मानसिक भावों को प्रकट करते हैं। आत्मा का जो विश्वव्यापी आनंद
भाव है वह इन विविध रूपों में साकार होता है। यद्यपि बाह्य रूप की दृष्टि से संस्कृत के ये बाहरी लक्षण अनेक दिखाई पड़ते हैं, किंतु आंतरिक आनंद की दृष्टि से उनमें एक सूत्रता है। जो व्यक्ति सहृदय है वह प्रत्येक संस्कृत के आनंद पक्ष को स्वीकार करता है और उससे आनंदित होता है। इस प्रकार की उदार भावना ही विविध जनों से बने हुए राष्ट्र के लिए स्वास्थ्यकर है। ये हमारा गद्यांश है और गद्यांश पर आधारित 5 प्रश्न पूछे जाते हैं और हर प्रश्न 2 अंक का होता है। पहला प्रश्न है, राष्ट्रीय जन अपने अपने मानसिक भावों को किस रूप में प्रकट करते हैं? इसका उत्तर है, राष्ट्रीय जन अपने अपने मानसिक भावों को साहित्य, कला, नृत्य, गीत, आमोद प्रमोद अनेक रूपों में प्रकट करते हैं। दूसरा प्रश्न है, संस्कृत के आनंद पक्ष को कौन स्वीकार करता है? उत्तर है, संस्कृत के आनंद पक्ष को सहृदय व्यक्ति स्वीकार करता है। सहृदय व्यक्ति प्रत्येक संस्कृत के आनंद पक्ष को स्वीकार करते हुए उससे आनंदित होता है। तीसरा प्रश्न है, गा मानसिक और स्वास्थ्यकर शब्दों के अर्थ लिखिए। उत्तर है, मानसिक का अर्थ मन की कल्पना से उत्पन्न, स्वास्थ्यकर का अर्थ स्वस्थ करने वाला। घा है, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। जो गद्य का पैराग्राफ दिया गया है उसमें रेखांकित अंश दिया गया है। रेखांकित अंश का अर्थ है साहित्य, कला, नृत्य, गीत, आमोद प्रमोद आदि सभी संस्कृतियों के लक्षण बाह्य रूप से भिन्न भिन्न दिखाई पड़ते हैं, किंतु इनके अंदर मूल रूप से एक सूत्रता विद्यमान होती है। अंगा है, उपर्युक्त गद्यांश के पाठ का शीर्षक और उनके लेखक का नाम लिखिए। उत्तर है, पाठ का शीर्षक है राष्ट्र का स्वरूप और पाठ के लेखक का नाम है वासुदेव सरल अग्रवाल। 2 गद्यांश आते हैं। 2 गद्यांश में किसी एक गद्यांश के प्रश्नोत्तर हमें करने होते हैं, लेकिन यहां पर मैं दोनों गद्यांशों के प्रश्नोत्तर को बता रहा हूं। अथवा करके लिखा है। दूसरा गद्यांश है, रमणीयता और नित्य नूतनता अन्योन्याश्रित है। रमणीयता के प्रभाव में कोई भी चीज मान्य नहीं होती। नित्य नूतनता किसी भी सर्जक की मौलिक उपलब्धि की प्रामाणिकता सूचित करती है और उसकी अनुपस्थिति में कोई भी चीज वस्तुतः जनता व समाज के द्वारा स्वीकार्य नहीं होती। सड़ी गली मान्यताओं से जकड़ा हुआ जैसे आगे बढ़ नहीं पाता, वैसे ही पुरानी रीतियों और शैलियों की परंपरागत लीक पर चलने वाली भाषा भी जनचेतना को गति देने में प्रायः असमर्थ ही रह जाती है। भाषा समूची युग चेतना की अभिव्यक्ति का एक सशक्त माध्यम है। ये हमारा दूसरा पैराग्राफ है। इसका पहला प्रश्न है, नित्य नूतनता क्या सूचित करती है? इसका उत्तर है, नित्य नूतनता किसी भी सृजक की मौलिक उपलब्धि की प्रामाणिकता सूचित करती है और उसकी अनुपस्थिति में कोई भी चीज वस्तुतः जनता व समाज के द्वारा स्वीकार्य नहीं होती। दूसरा प्रश्न है, खाखंड है, युग चेतना की सशक्त अभिव्यक्ति का साधन क्या है? इसका उत्तर है, भाषा समूची युग चेतना की अभिव्यक्ति का साधन है। गा इसी में है, अन्योन्याश्रित और परंपरागत शब्दों का अर्थ स्पष्ट कीजिए। उत्तर है, अन्योन्याश्रित का अर्थ है एक दूसरे पर आश्रित। परंपरागत का अर्थ है जैसा पहले से चला आ रहा हो। घा
खंड है रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। इस गद्यांश में भी रेखांकित अंश है, उसकी व्याख्या है। उत्तर है लेखक कहता है कि रमणीयता और नवीनता दोनों ही एक दूसरे पर आश्रित हैं, या कह सकते हैं कि एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। जो वस्तु सुंदर होगी वह नवीन भी होगी, और जो नवीन होगी उसमें सुंदरता भी रहेगी। सुंदरता के बिना कोई भी वस्तु महत्वपूर्ण नहीं हो सकती और न ही उसको मौलिकता की मान्यता मिल सकती है। अंगा है इसी में। उपर्युक्त गद्यांश के पाठ का शीर्षक और उसके लेखक का नाम लिखिए। उत्तर है पाठ का शीर्षक भाषा और आधुनिकता, लेखक का नाम प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी। चौथा प्रश्न है दिए गए पद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पद्यांश है, दो पद्यांश पूछे जाएंगे। दोनों पद्यांशों में से किसी एक पद्यांश के प्रश्नोत्तर हमें करने होते हैं। पहला पद्यांश है कहते आते थे यही अभी नर देही, माता न कुमाता पुत्र कुपुत्र भले ही। अब कहे सभी यह हाय विरुद्ध विधाता, है पुत्र पुत्र ही रहे कुमाता माता। बस मैंने इसका बाह्य मात्र ही देखा, दृढ़ हृदय न देखा मृदुल गात्र ही देखा। परमार्थ न देखा पूर्ण स्वार्थ ही साधा, इस कारण ही तो आज हाय आज यह बाधा। युग युग तक चलती रहे कठोर कहानी, रघुकुल में भी थी एक अभागिन रानी। ये हमारा पद्यांश है। इस पद्यांश में 5 प्रश्न पूछे गए हैं और हर प्रश्न 2 अंक का है। पहला प्रश्न है का नरदेही अभी तक क्या कहते आ रहे थे। उत्तर है नरदेही अभी तक कहते आ रहे थे कि पुत्र कुपुत्र हो सकता है पर माता कभी भी कुमाता नहीं हो सकती। हाँ है युग युग तक क्या कठोर कहानी चलती रहेगी। इसका उत्तर है युग युग तक यह कठोर कहानी चलती रहेगी कि रघुकुल में एक अभागिन रानी थी जिसे स्वयं उसके पुत्र ने त्याग दिया था। गा खंड है गात्र तथा परमार्थ शब्दों का अर्थ स्पष्ट कीजिए। उत्तर है गात्र का अर्थ है शरीर, परमार्थ का अर्थ है दूसरों का हित। घा खंड है इसी में रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। उसकी व्याख्या है आत्मग्लानि में डूबी हुई कैकेयी कहती है कि मेरे आचरण को देखकर अब तो सभी लोग ये कहेंगे कि विधाता के बनाए नियमों के विरुद्ध यहाँ पुत्र तो पुत्र ही है, माता ही कुमाता हो गई है। अर्थात संसार मुझ पर बुरी माता होने का आरोप लगाएगा क्योंकि मैंने पुत्र के हित के विरुद्ध कार्य किया है। इसी में अंगा है। लास्ट प्रश्न है उपर्युक्त कविता का शीर्षक तथा कवि का नाम लिखिए। उत्तर है कविता का शीर्षक है कैकेयी का अनुताप और कवि का नाम है मैथिली शरण गुप्त। पद्यांश में भी 2 पद दिए रहेंगे, 2 में से किसी एक पद के प्रश्नोत्तर को करना होगा और हर प्रश्न 2 अंक का होगा। दूसरा पद इसमें दिया गया है, मैं दोनों पद आपको बता रहा हूं। तो दूसरा पद है यह मनुज जो सृष्टि का श्रृंगार, ज्ञान का विज्ञान का आलोक का आगार, व्योम से पाताल तक सब कुछ इसे है ज्ञेय, पर न यह परिचय मनुज का यह न उसका श्रेय। श्रेय उसका बुद्धि पर चैतन्य उर की जीत, श्रेय मानव की असीमित मानवों से प्रीति, एक नर से दूसरे के बीच का व्यवधान, तोड़ दे जो बस वही ज्ञानी वही विद्वान। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है 2024 की परीक्षा के लिए।
इसमें पहला प्रश्न पूछा गया है, इस सृष्टि में मनुष्य का क्या महत्व है? मानव सृष्टि का सबसे ज्ञानवान प्राणी है। उसने अपने सामर्थ्य से सृष्टि से संबंधित ज्ञान को प्राप्त किया है। मानव विज्ञान से पूर्णता परिचित है तथा आकाश से लेकर पाताल के सभी रहस्यों का ज्ञाता है। दूसरा प्रश्न है, मानव जीवन का क्या श्रेय होना चाहिए? इसका उत्तर है, मानव जीवन का श्रेय यह होना चाहिए कि वह अपनी बुद्धि की दासता से मुक्त हो और बुद्धि पर उसके हृदय का अधिकार हो, अर्थात वह बुद्धि के स्थान पर अपने हृदय का प्रयोग अधिक करे। वह असंख्य मानवों के प्रति अपना सच्चा प्रेम रखे। इसी में तीसरा प्रश्न है, गाखंड है, आगार और व्यवधान शब्दों का अर्थ स्पष्ट कीजिए। उत्तर है, आगार का अर्थ है भंडार और व्यवधान का अर्थ है बाधा। घाखंड है, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। कविवर दिनकर कहते हैं कि मनुष्य सृष्टि की सबसे सुंदर रचना है और वह सर्वाधिक ज्ञानवान प्राणी है, किंतु इतना सब होते हुए भी यह मानव का वास्तविक परिचय नहीं है और न ही इसमें उसकी कोई महानता ही है। इसमें अंगा है, उपर्युक्त कविता का शीर्षक तथा कवि का नाम लिखिए। उत्तर है, कविता का शीर्षक अभिनव मनुष्य और कवि का नाम है रामधारी सिंह दिनकर। पांचवा प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी प्रमुख कृतियों का उल्लेख कीजिए। अधिकतम शब्द सीमा 80 शब्द है। नंबर 1, प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी। नंबर 2, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी। नंबर 3, डॉक्टर वासुदेव सरल अग्रवाल। तो एक मैं साहित्यिक परिचय आपको बता रहा हूं। डॉक्टर वासुदेव सरल अग्रवाल। साहित्यिक परिचय, संक्षिप्त परिचय है, नाम डॉक्टर वासुदेव सरल अग्रवाल। जन्म 1904 ईस्वी। जन्म स्थान उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले का खेड़ा नामक ग्राम। शिक्षा एमए पीएचडी डीलिट की उपाधि। भाषा शैली शुद्ध और परिष्कृत खड़ी बोली शैली, विचार प्रधान। साहित्य में स्थान डॉक्टर अग्रवाल हिंदी साहित्य में पांडित्यपूर्ण एवं सुललित निबंधकार के रूप में प्रसिद्ध। और इनकी मृत्यु 1967 ईस्वी में। जीवन परिचय है, भारतीय संस्कृत और पुरातत्व के विद्वान वासुदेव सरल अग्रवाल का जन्म 1904 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले के खेड़ा नामक ग्राम में हुआ था। काशी हिंदू विश्वविद्यालय से स्नातक तथा लखनऊ विश्वविद्यालय से एमए पीएचडी तथा डीलिट की उपाधि प्राप्त की। सन 1967 ईस्वी में इनका स्वर्गवास हो गया। कृतियां हैं, निबंध संग्रह पृथ्वीपुत्र, कल्पलता, कल्पवृक्ष, भारत की एकता आदि। शोध है, पाणिनि कालीन भारत। भाषा शैली है, डॉक्टर अग्रवाल की भाषा शैली उत्कृष्ट एवं पांडित्यपूर्ण है। उनकी शैली का विचार प्रधान के साथ गवेषणात्मक व्याख्यात्मक भी है। साहित्य में स्थान पुरातत्व विशेषज्ञ हैं। डॉक्टर अग्रवाल हिंदी साहित्य में पांडित्यपूर्ण एवं सुललित निबंधकार के रूप में प्रसिद्ध हैं। ये इनका साहित्यिक परिचय। इसी में खा है, निम्नलिखित में से किसी एक कवि का साहित्यिक परिचय देते हुए प्रमुख कृतियों
का उल्लेख कीजिए। नंबर 1 अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, नंबर 2 सुमित्रा नंदन पंत, नंबर 3 रामधारी सिंह दिनकर। मैं आपको रामधारी सिंह दिनकर का संक्षिप्त साहित्यिक परिचय बता रहा हूं। जो 80 शब्दों लिखने के लिए आता है और यदि इस प्रकार साहित्यिक परिचय लिख दिया जाए तो उसे पूरे अंक प्राप्त हो जाते हैं। संक्षिप्त परिचय। नाम रामधारी सिंह दिनकर, जन्म 1908 ईस्वी में सिमरिया जिले मुंगेर बिहार में। शिक्षा पटना कॉलेज से बीए। कृतियां हैं काव्य रचनाएं रेणुका, रसवंती, कुरुक्षेत्र, रश्मरथी, उर्वशी, हारे को हरिनाम आदि। गद्य रचना है संस्कृत के 4 अध्याय, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये रचना है। आलोचनात्मक ग्रंथ। उपलब्धियां हैं राज्यसभा सदस्य एवं केंद्र सरकार के गृह विभाग के सलाहकार थे। उर्वशी महाकाव्य पर ज्ञानपीठ पुरस्कार, संस्कृत के 4 अध्याय के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार एवं भारत सरकार द्वारा पद्म भूषण से सम्मानित। और इनकी मृत्यु सन 1974 ईस्वी में हो गई। इनका जीवन परिचय है। रामधारी सिंह दिनकर जी का जन्म बिहार के मुंगेर जिले के सिमरिया घाट नामक ग्राम में सन 1908 ईस्वी में हुआ। इनके पिता का नाम रव सिंह और माता का नाम मनरूप देवी था। बीए की परीक्षा उत्तीर्ण करके एक उच्च माध्यमिक विद्यालय में प्रधान अध्यापक के पद पर कार्य किया। फिर भागलपुर विश्वविद्यालय में एक कुलपति के पद पर कार्यरत रहे। आखिर में भारत सरकार के गृह विभाग में हिंदी सलाहकार के रूप में लंबे समय तक प्रचार प्रसार के लिए कार्यरत रहे। सन 1974 ईस्वी में इनका स्वर्गवास हो गया। इनकी कृतियां हैं गद्य ग्रंथ अर्धनारीश्वर, मिट्टी की ओर, बट पीपल, उजली आग, रेती के फूल, भारतीय संस्कृत के 4 अध्याय आदि। काव्य ग्रंथ हैं परशुराम की प्रतिज्ञा, रेणुका, रसवंती, हुंकार, शामदेहनी, रश्मिरथी आदि। इनका महाकाव्य हैं कुरुक्षेत्र और उर्वशी। भाषा शैली है रामधारी सिंह दिनकर जी की भाषा शुद्ध, खड़ी और परिमार्जित है। विषय के अनुसार इनकी भाषा बदलती रहती है। ये इनका संक्षिप्त जीवन परिचय है। ओज और प्रधान इनकी शैली के प्रधान गुण हैं। प्रबंध और मुक्तक दोनों ही काव्य शैलियों में इन्होंने अपनी रचनाएं प्रस्तुत की हैं। हिंदी साहित्य में स्थान। रामधारी सिंह दिनकर की गणना आधुनिक युग के सर्वश्रेष्ठ कवियों में की जाती है। इन्हें पाकर हिंदी साहित्य वास्तव में धन्य हो गया। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 6, ध्रुव यात्रा अथवा बहादुर कहानी का सारांश लिखिए। अथवा करके दो में से किसी एक को करना होता है। अथवा है पंचलाइट अथवा बहादुर कहानी का उद्देश्य पर प्रकाश डालिए। तो यहां पर मैं आपको बहादुर कहानी का उद्देश्य बता रहा हूं। उत्तर है बहादुर कहानी का उद्देश्य। अमरकांत जी की बहादुर कहानी उद्देश्य प्रधान कहानी है, जिसमें सामाजिक ढांचे के भीतर आर्थिक विषमताओं के बीच जीवन जीने वाले 2 भिन्न वर्गों के यथार्थ को चित्रित करने के साथ साथ उन्होंने बाधित बचपन की कहानी को भी गति प्रदान की है। कहानी मध्यम वर्गीय परिवार में नौकरी करने वाले बहादुर नाम के पहाड़ी लड़के पर आधारित एक रोचक, सुगठित, संक्षिप्त तथा समस्या मूलक कहानी है। जानवरों की भांति क्रियाकलाप करते हुए बहादुर का अलमस्त रहना और पीड़ा के साथ सकारात्मक दृष्टिकोण से अपने लिए खुशी
खोज लेना उसके द्वारा बचपन को बचाए रखने का प्रमाण है। इसके साथ ही लेखक का उद्देश्य वर्ग संघर्ष को मानवीय सहानुभूति द्वारा समाप्त करने का संदेश देना है तथा दोनों के हृदय का परिवर्तन है और सबके प्रति सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार। 7वां प्रश्न है, स्वपठित खंड काव्य के आधार पर किसी एक खंड के एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। अपने रायबरेली जनपद में श्रवण कुमार चलता है, इसलिए मैं श्रवण कुमार के बारे में बता रहा हूं। श्रवण कुमार खंड काव्य के संदेश सर्ग की कथा अपने शब्दों में लिखिए अथवा श्रवण कुमार खंड काव्य के आधार पर दशरथ का चरित्र चित्रण कीजिए। मैं आपको महाराज दशरथ का चरित्र चित्रण बता रहा हूं। श्रवण कुमार खंड काव्य में राजा दशरथ का चरित्र चित्रण अत्यंत महत्वपूर्ण है। मूल रूप से दशरथ इस खंड काव्य के प्राण हैं। इसके चरित्र की निम्न विशेषताएं हैं। नंबर 1, योग्य और लोकप्रिय शासक। राजा दशरथ एक योग्य और प्रजा वत्सल शासक हैं। वह अपनी प्रजा का पालन पुत्रवत रूप में करते हैं। नंबर 2, उच्च कुल में उत्पन्न। राजा दशरथ का जन्म रघु, हरिश्चंद्र और अज जैसे महान राजाओं के कुल में हुआ था। नंबर 3, शब्दवेधी बाण चलाने में निपुण। राजा दशरथ धनुर्विद्या में निपुण होने के साथ साथ शब्दवेधी बाण चलाने में भी निपुण थे। नंबर 4, आखेट प्रेमी। राजा दशरथ आखेट प्रेमी हैं। नंबर 5, आत्म तपस्वी। राजा दशरथ न्यायप्रिय होने के साथ साथ आत्म तपस्वी भी हैं। वे स्वयं के द्वारा हुए अपराध को अक्षम्य मानते हैं। नंबर 6, अंतर्द्वंद से परिपूर्ण अपराध बोध से ग्रसित। शब्दवेधी बाण से श्रवण कुमार की मृत्यु हो जाने के बाद, श्रवण कुमार के पिता द्वारा शाप दिए जाने के बाद अपराध की वेदना उनके हृदय में कसकती ही रहती। राजा दशरथ अपना अपराध स्वीकार करते हैं। निष्कर्ष रूप से राजा दशरथ का चरित्र महान गुणों से विभूषित है, जो कि प्रायश्चित और आत्मग्लान की अग्नि में तपकर और भी शुद्ध हो गया है। अब इसी में है खंड खा। प्रारंभ होता है, क्वेश्चन नंबर 8 है, जहां से संस्कृत पोर्शन की शुरुआत होती है। पहला संस्कृत में गद्यांश है। दिए गए संस्कृत गद्यांशों में से किसी एक का ससंदर्भ हिंदी में अनुवाद कीजिए। पहला संस्कृत में गद्यांश है, अथयोपकरण वताम जीवनम तथैव ते जीवनम स्यात् अमृतत्वस्य तु नास्ति वित्तेन इति। सा मैत्रेयी उवाच एनाहं नामृतं स्यात् किमहं तेन कुर्याम्। यदेव भगवान् केवलम् अमृतत्व साधनं जानाति तदेव मे ब्रूहि। याज्ञवल्क्य उवाच प्रिया न सती त्वं प्रियं भासते एहि उपविश व्याख्यास्यामि ते अमृतत्व साधनम। याज्ञवल्क्य उवाच न वा अरे मैत्रेयी पत्युः कामाय पतिः प्रियो भवति आत्मनस्तु वै कामाय प्रतिः प्रियो भवति। संदर्भ है, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत दिग्दर्शिका के आत्मज्ञ एवं सर्वज्ञ नामक पाठ से उद्धृत है। अनुवाद है, तुम्हारा भी जीवन वैसा ही हो जाएगा जैसा साधन संपन्नों धनिकों का जीवन होता है। धन से अमरता की तो आशा नहीं है, मैत्रेयी बोली। जिस धन से मैं
अमर नहीं हो सकती उसका क्या करूंगी। अतः आप जो अमरता का केवल साधन जानते हैं उसी को मुझसे कहिए। याज्ञवल्क्य बोले, अरे मैत्रेयी सुनो, ऐसा नहीं है। पति की कामना से पति प्रिय होता है, अपनी कामना के लिए पति प्रिय है, ऐसा याज्ञवल्क्य ने कहा। गद्यांश में 2 पैराग्राफ दिए रहेंगे, जिसमें संस्कृत गद्य के किसी एक पैराग्राफ का संदर्भ सहित अर्थ हमें लिखना होगा। लेकिन यहां पर मैं दोनों पैराग्राफों के अर्थ और संदर्भ आपको बता रहा हूं। दूसरा है अथवा करके, अतीते प्रथम कल्पे जनाः एकम अभिरूपम सौभाग्य प्राप्तः सर्वाकारः परिपूर्णः पुरुषः राजनम् अकुर्वन् चतुष्पदः अपि सन्निपत्यः एक सिंहः राजनम् अकुर्वन् ततः शकुनिगळः हिमवत् प्रदेशे एकस्मिन् पाषाण सन्निपत्ते मनुष्येषु राजा प्रज्ञायते तथा चतुष्पदेषु च अस्माकं पुरन्तरे राजा नास्ति। राजको वासो नाम न वर्तते, एको राजस्थाने स्थापयि तव्यः इति उक्तवन्तः। अथ ते परस्पर भाव लोकयन्त्रः एकं मुलुकं दृष्ट्वा वयं न रोचते इत्यवोचत्। इसका संदर्भ है, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ पुस्तक के जातक कथा पाठ के उलूक जातकम खंड से उद्धृत है। इसका अनुवाद है, प्राचीन काल में प्रथम कल्प में लोगों ने एक सुंदर सौभाग्यशाली और सर्वगुण संपन्न पुरुष को राजा बनाया। चौपायों ने भी एकत्रित होकर एक शेर को राजा बनाया। इसके बाद पक्षीगण हिमालय प्रदेश में एक चट्टान पर एकत्र होकर पक्षीगणों ने कहा, मनुष्यों में राजा बन जाना जाता है और चौपायों में भी, किंतु हमारे बीच कोई राजा नहीं है। बिना राजा के रहना उचित नहीं, किसी एक को राजा के पद पर स्थापित करना चाहिए, ऐसा कहा। तत्पश्चात उन सब ने एक दूसरे पर दृष्टि डालते हुए एक उल्लू को देखकर कहा, हमें यह पसंद है। इसी में खा है खंड, दिए गए श्लोकों में से किसी एक का ससंदर्भ हिंदी में अनुवाद कीजिए। श्लोक है, विद्या विवादाय धनम मदाय शक्ति परेशान परपीडनाय खलस्य साधो विपरीत में तज ज्ञानाय दानाय चारक्षणाय। इसका संदर्भ है, प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक के सुभाषित रत्नानी नामक पाठ से उद्धृत है। इसका अर्थ है, अनुवाद है, दुष्ट व्यक्ति के लिए विद्या वाद विवाद के लिए होती है, धन अहंकार के लिए और शक्ति दूसरों को कष्ट देने के लिए होती है। इसके विपरीत सज्जन व्यक्ति के लिए विद्या ज्ञान के लिए, संपत्ति दान के लिए एवं शक्ति रक्षा के लिए होती है। इसी में अथवा करके दूसरा श्लोक है, जयंति ते महाभागा जन सेवा परायणा जरा मृत्यु भयम नास्ति एसाम कीर्तिम तनो क्वचित। इसका संदर्भ है, प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ पुस्तक संस्कृत के महामना मालवीय पाठ से उद्धृत है। इसका अनुवाद है, जन सेवा में परायण महापुरुष की जय हो, जिनके यश रूपी शरीर को कहीं भी बुढ़ापे तथा मृत्यु का भय नहीं है। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित मुहावरों और लोकोक्तियों में से
किसी एक का अर्थ लिखकर अपने वाक्य में प्रयोग कीजिए। पहला है अपने पैरों पर खड़े होना। उसका अर्थ है स्वावलंबी होना। वाक्य प्रयोग है साड़ी का व्यापार सफल होने के बाद राम अपने पैरों पर खड़ा हो गया। इसी में खा है मक्खन लगाना। अर्थ है खुशामद करना। वाक्य प्रयोग है जो कर्मचारी अपने अधिकारी को मक्खन लगाना जानता है उसकी तरक्की होना तय है। गा है पिया चाहे सोई सुहागिन का अर्थ है अधिकारी का कृपा पात्र ही भाग्यशाली माना जाता है। वाक्य प्रयोग है जिस पर ईश्वर की कृपा होती है उन्नति उसी की होती है तथा सम्मान भी उसी का होता है। सच ही कहा गया है पिया चाहे सोई सुहागिन। अगला है इसी में घा सावन हरे न भादो सूखे। अर्थ है सदैव एक समान स्थिति। वाक्य प्रयोग है जो लोग हर परिस्थिति में खुश रहते हैं उनके लिए सावन हरे न भादो सूखे जैसा है। क्वेश्चन नंबर 10 है काखंड है निम्नलिखित शब्दों के संधि विच्छेद हैं। नंबर 1 अंतरात्मा का सही संधि विच्छेद है। ए अंतःधनात्मा, बी अंताहधन आत्मा, सी अंतर्धन आत्मा और डी अंतधन गत्मा। सही उत्तर है ए अंतःधन आत्मा। अगला है नरेंद्र का सही संधि विच्छेद है। ए नर्धन इंद्रः, बी नर्धन इंद्रः, सी नर्धन इंद्रः, डी नरेधन इंद्रः। सही उत्तर है बी नर्धन इंद्रः। अगला है पवित्रम का सही संधि विच्छेद है। ए पव धन इत्रम, बी पव धन इत्रम, सी पव धन वित्रम, डी पोधन इत्रम। सही उत्तर है डी पोधन इत्रम। अगला खाखंड है दिए गए निम्नलिखित शब्दों की विभक्ति और वचन के अनुसार सही विकल्प का चयन कीजिए। ए है आत्मना शब्द में विभक्ति और वचन है। ए चतुर्थी विभक्ति बहुवचन, बी तृतीय विभक्ति एकवचन, सी पंचमी विभक्ति द्विवचन और डी द्वितीय विभक्ति बहुवचन। तो सही उत्तर है बी तृतीय विभक्ति एकवचन। अगला है नामनी शब्द में विभक्ति और वचन है। ए द्वितीय विभक्ति द्विवचन, बी चतुर्थी विभक्ति बहुवचन, सी पंचमी विभक्ति एकवचन और डी है सप्तमी विभक्ति एकवचन। सही उत्तर है डी सप्तमी विभक्ति एकवचन। क्वेश्चन नंबर 11 का है निम्नलिखित शब्द युग्मों का सही अर्थ चयन करके लिखिए। पहला है अभय और उभय। ए निडर और चारों, बी डरपोक और दोनों, सी निडर और दोनों, डी निडर और भयभीत। इसका सही उत्तर है सी निडर और दोनों। अगला है अंश और अंशु। अंश और अंशु। ए भाग और सूर्य, बी सूर्य और भाग, सी भाग और किरण, डी भाग और वरुण। सही उत्तर है ए भाग और सूर्य। खा है इसी में निम्नलिखित शब्दों में से किसी एक शब्द के दो अर्थ लिखिए। नंबर 1 है काल। दो अर्थ लिखने हैं तो काल का अर्थ है मृत्यु और काल का अर्थ है समय। दूसरा है चपला। चपला के दो अर्थ हैं, नंबर 1 बिजली और नंबर 2 स्त्री। फिर तीसरा है नाग। नाग के भी
दो अर्थ हैं, नंबर 1 सांप और नंबर 2 पर्वत। इसी में गाखंड है, निम्नलिखित वाक्यों के लिए एक शब्द का चयन करके लिखिए जिसकी गणना न की जा सके। उसे कहते हैं ए अगणित, बी अगणनीय, सी अगणक, डी अगणित। सही उत्तर है बी अगणनीय। अगला है, जंगल की अग्नि कहते हैं ए जठराग्नि, बी बाड़वाग्नि, सी दावाग्नि और डी बना नली। सही उत्तर है सी दावाग्नि। घाखंड है इसी में, निम्नलिखित में से किसी दो वाक्यों को शुद्ध करके लिखिए। नंबर 1 है, यह किताब 5 रुपए की है। इसका सही उत्तर होगा यह किताब मात्र 5 रुपए की है। अगला है, तुलसीदास पक्के ईश्वर के भक्त थे। इसका उत्तर है तुलसीदास ईश्वर के पक्के भक्त थे। अगला है, इलाहाबाद जाने के अनेकों रास्ते हैं। सही उत्तर है, इसका सही वाक्य है इलाहाबाद जाने के अनेक रास्ते हैं। अगला है, आप पधार कर हम अनुग्रहित करें। उत्तर सही है वाक्य इसका, आप पधार कर हमें अनुग्रहित करें। क्वेश्चन नंबर 12 है, वीर अथवा हास्य रस का लक्षण और उदाहरण लिखिए। उत्तर है वीर रस का लक्षण, जहां उत्साह नामक स्थायी भाव विभाव अनुभव तथा संचारी भाव से होकर रस प्राप्त होता है उसे वीर रस कहते हैं। इसका आलम्बन शत्रु आदि होते हैं, जैसे शत्रु की गर्जना, वीरतापूर्वक बातें करना, हथियार उठाना आदि। स्थायी भाव है उत्साह। उदाहरण है, मैं सत्य कहता हूँ सखे, सुकुमार मत जानो मुझे, यमराज से भी युद्ध में प्रस्तुत सदा मानो मुझे, है और की तो बात क्या गर्व में करता नहीं, मामा तथा निज तात से भी युद्ध से डरता नहीं, युद्ध में डरता नहीं। अथवा करके दूसरा दिया गया है रस हास्य रस। इसकी परिभाषा होती है, जहां किसी वस्तु अथवा व्यक्ति की वेशभूषा, वाणी इत्यादि में आई विकृति को देखकर सहज हंसी आ जाए, तब वहां हास्य रस होता है। अस्थाई भाव है हास। उदाहरण है, हाथी जैसी देह, गैंडे जैसी चाल, खरबूजे सी खोपड़ी, खरबूजे सी गाल। ये उदाहरण है। अगला है, खाखंड में अनुप्रास अथवा उपमालंकार का लक्षण और उदाहरण लिखिए। तो उत्तर है अनुप्रास अलंकार। जब एक ही वर्ण की आवृत्ति बार बार हो तो उसे अनुप्रास अलंकार कहते हैं। उदाहरण है, रघुपति राघव राजा राम। इस वाक्य पंक्ति में रा वर्ण की आवृत्ति हुई है, इसलिए यहां अनुप्रास अलंकार है। अथवा उपमालंकार, जहां एक वस्तु की समानता अन्य वस्तु से की जाती है वहां उपमालंकार होता है। उदाहरण है, पीपर पात सरसी मन डोला। इस वाक्य में मन उपमेय है, पीपर पात उपमान है। उपमालंकार को पहचानने की ट्रिक है, जिस वाक्य में सा सी से सम तथा सरिस शब्द आए वहां उपमालंकार हो जाता है। अगला है, दोहा अथवा चौपाई छंद का लक्षण और उदाहरण लिखिए। उत्तर है दोहा छंद। यह अर्ध सम्मात्रिक छंद है। इसके प्रथम और तृतीय चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं और दूसरे तथा चौथे चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं। उदाहरण है,
साहब से सब होत है, बंदे ते कछु नाए, राई ते पर्वत करे, पर्वत राई माए। यह दोहा छंद है अथवा चौपाई छंद। यह सममात्रिक छंद है। इसमें 4 चरण होते हैं, प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं, उसे चौपाई छंद कहते हैं। उदाहरण है, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहुँ लोक उजागर, रामदूत अतुलित बल धामा, अंजन पुत्र पवन सुत नामा। यह चौपाई छंद का उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 13 है, किसी विद्यालय के प्रबंधक के नाम प्रवक्ता पद पर अपनी नियुक्ति हेतु एक आवेदन पत्र लिखिए। उत्तर है, प्रवक्ता पद हेतु आवेदन पत्र। सेवा में श्रीमान प्रबंधक महोदय, डीएवी इंटर कॉलेज कानपुर, दिनांक 20/8/2023। विषय है प्रवक्ता पद पर नियुक्ति के संबंध में। मान्यवर, 20 अप्रैल 2023 के दैनिक जागरण में प्रकाशित आपके विज्ञापन के संदर्भ में मैं हिंदी प्रवक्ता पद हेतु प्रार्थना पत्र आपकी सेवा में प्रेषित कर रही हूं। मेरी अर्हता इस पद हेतु अनुकूल है। अपनी शैक्षणिक योग्यता की जानकारी देने हेतु इस आवेदन के साथ मैं अपनी संबद्ध अंक पत्र, प्रमाण पत्र आदि की प्रतिलिपियां संलग्न के रूप में जमा कर रही हूं। अतः आपसे विनम्र निवेदन है कि मेरी शैक्षणिक योग्यताओं से संबंधित अनुलग्नकों को देखने और विचारने के पश्चात मुझे हिंदी शिक्षक के रूप में बच्चों व राष्ट्र की सेवा करने का अवसर प्रदान करें। धन्यवाद। संलग्नक मैट्रिक, इंटरमीडिएट, बीए, एमए एवं बीएड के अंक पत्रों की प्रतिलिपियां। नंबर 2, मैट्रिक, इंटरमीडिएट, बीए, एमए एवं बीएड के प्रमाण पत्रों की प्रतिलिपियां भवदीय और XYZ ये लिख दिया जाता है। ये हमारा प्रवक्ता पद हेतु आवेदन पत्र। अथवा हौजरी की दुकान खोलने के लिए बैंक के शाखा प्रबंधक को एक आवेदन पत्र लिखिए जिसमें ऋण की मांग की गई हो। प्रश्न संख्या 14 है, निम्नलिखित विषयों में से किसी एक पर अपनी भाषा शैली में निबंध लिखिए। का, भ्रष्टाचार समस्या और समाधान। खा, वन संपदा और उसकी उपयोगिता। गा, दहेज प्रथा अतीत और वर्तमान। घा, भारत में आतंकवाद कारण और निवारण। अंगा, जनसंख्या नियंत्रण में परिवार नियोजन का महत्व। वन संपदा और उसकी उपयोगिता, दहेज प्रथा अतीत और वर्तमान, भारत में आतंकवाद कारण और निवारण। ये बहुत ही महत्वपूर्ण निबंध हैं जो बार बार पूछे जाते हैं। ये निबंध के वीडियो चैनल पर पड़े हुए हैं, इन्हें जरूर देखें क्योंकि ये महत्वपूर्ण हैं और हर बार परीक्षा में, बोर्ड की परीक्षा में पूछे जाते हैं। काखंड है, भ्रष्टाचार समस्या और समाधान। यह निबंध 2024 की परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है, उसे मैं बता रहा हूं। उत्तर है, भ्रष्टाचार समस्या और समाधान। नंबर 1, प्रस्तावना। नंबर 2, भ्रष्टाचार का अर्थ। नंबर 3, भ्रष्टाचार के कारण। नंबर 4, सरकारी न्याय तंत्र की शिथिलता। नंबर 5, प्रशासन में भ्रष्टाचार। नंबर 6, भ्रष्टाचार रोकने के उपाय। और नंबर 7 है उपसंहार। नंबर 1, प्रस्तावना। आज
भारत जैसे सोने की चिड़िया कहलाने वाले देश में भ्रष्टाचार अपनी जड़ें फैला चुका है। आज पूरी दुनिया में भारत भ्रष्टाचार के मामले में 94 स्थान पर पहुंच गया है। रिश्वत, कालाबाजारी, जानबूझकर दाम बढ़ाना, पैसा लेकर काम करना, सस्ता सामान लाकर महंगा बेचना भ्रष्टाचार के रूप हैं। नंबर 2, भ्रष्टाचार का अर्थ। भ्रष्टाचार शब्द भ्रष्ट एवं आचार शब्दों से मिलकर बना है। भ्रष्ट का अर्थ बुरा या बिगड़ा हुआ तथा आचार का अर्थ है आचरण या व्यवहार। अर्थात भ्रष्टाचार का शाब्दिक अर्थ है भ्रष्ट आचरण या बिगड़ा हुआ व्यवहार। वह आचरण जो किसी भी प्रकार से अनैतिक और अनुचित हो। समाज में विभिन्न स्तरों और क्षेत्रों में काम करने वाले व्यक्तियों से निष्ठा और ईमानदारी की अपेक्षा की जाती है, लेकिन जब व्यक्ति इसके विरुद्ध जाकर न्याय, व्यवस्था और मान्य नियमों को ताक पर रखकर अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए गलत आचरण करने लगता है, वह व्यक्ति भ्रष्टाचारी कहलाता है। मोटे तौर पर घूस लेना, पक्षपात करना, सार्वजनिक धन एवं संपत्ति का दुरुपयोग करना, स्वेच्छानुसार किसी को भी नियम विरुद्ध लाभ या हानि पहुंचाना आदि भ्रष्टाचार कहलाते हैं। अगला पॉइंट है तीसरा, भ्रष्टाचार के कारण। भ्रष्टाचार की समस्या से छोटे बड़े सरकारी तथा गैर सरकारी सभी व्यक्ति पीड़ित हैं। इसलिए सरकारी, संस्थागत एवं व्यक्तिगत स्तर पर इसके कारणों को जानने का प्रयास किया जाना चाहिए। का है असंतोष। जब किसी को अभाव के कारण कष्ट होता है तो वह भ्रष्ट आचरण करने के लिए विवश हो जाता है। स्वतंत्रता संघर्ष के समय हमारे समाज में नैतिक स्तर ऊंचा था। सभी स्वार्थ एवं वर्ग भेद मिटाकर देश को स्वतंत्र कराने के लिए तत्पर थे, किंतु स्वतंत्र भारत में नैतिक और चारित्रिक स्तर में गिरावट हुई और उपभोग के साधनों के लिए अधिक धन की आवश्यकता होती है। इसी कारण देश व समाज में भ्रष्ट वातावरण व्याप्त हो गया। खाखंड है स्वार्थ और असमानता। असमानता, स्वार्थ, सम्मान, पद, प्रतिष्ठा के कारण भी व्यक्ति अपने आप को भ्रष्ट बना लेता है। रिश्वतखोरी, भाई भतीजावाद आदि भी भ्रष्टाचार को जन्म देते हैं। और 4 है सरकारी न्याय तंत्र की शिथिलता। भ्रष्टाचार में लिप्त होने वाले व्यक्ति को इससे रोकने में या तो नीति, ज्ञान या समाज का दंड विधान सहायक होता है। सरकारी स्तर पर व्याप्त भ्रष्टाचार को समाप्त करने के लिए शक्तिशाली विपक्ष एक सकारात्मक भूमिका निभा सकता है, लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण है कि हमने लोकतंत्र की स्थापना तो कर ली, किंतु सशक्त विपक्ष के महत्ता को नहीं समझ पाए। यदि विपक्ष चाहे तो वह सरकार के मनमाने आचरण पर अंकुश लगा सकता है। नंबर 5, प्रशासन में भ्रष्टाचार। भारत में बहुदलीय लोकतंत्रीय व्यवस्था है। अनेक राष्ट्रीय और क्षेत्रीय दल हर बार चुनाव में अपने उम्मीदवार खड़े करते हैं। उन्हें चुनाव लड़ने के लिए धन की आवश्यकता होती है। वह धन उन्हें बड़े बड़े पूंजीपतियों से चंदे के रूप में प्राप्त होता है। पूंजीपति पर्याप्त धन चंदे में इसलिए देते हैं ताकि वे चंदे के बदले अनुचित लाभ उठा सकें। नंबर 6 है भ्रष्टाचार रोकने के उपाय। यह एक संक्रामक रोग की तरह है। इसे दूर करना आसान काम नहीं है, परंतु इसे समाप्त किए बिना हमारे देश का अस्तित्व ही खतरे में पड़ सकता है। हमें इसे दूर करना ही होगा। समाज के विभिन्न स्तरों पर फैले भ्रष्टाचार को रोकने के लिए कठोर दंड व्यवस्था की जानी चाहिए। भ्रष्टाचार के समाधान के लिए चुनाव पद्धति में भी सुधार लाना आवश्यक है।
राजनीति से ऊपर उठकर राष्ट्रीय स्तर पर विचार और प्रयास करना आवश्यक है। जब तक सभी नागरिक और सभी दल निहित स्वार्थों और हितों से ऊपर उठकर इस पर विचार नहीं करेंगे, तब तक भ्रष्टाचार जैसी समस्या से मुक्ति संभव नहीं है। अंतिम पॉइंट है उपसंहार। भ्रष्टाचार हमारे नैतिक मूल्यों पर सबसे बड़ा प्रहार है। भ्रष्टाचार में लिप्त व्यक्ति अपने स्वार्थ में अंधे होकर राष्ट्र का नाम बदनाम कर रहे हैं। यदि प्रशासन और जनता देश से भ्रष्टाचार रूपी दानों को मिटाने के लिए एकजुट होकर कार्य करें तो वह दिन दूर नहीं है कि भारत भ्रष्टाचार मुक्त देश बनकर जल्द ही विकसित देशों की श्रेणी में आ खड़ा होगा।